हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लिवर सिरोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एनक्लेक्स आरएन के लिए, एनक्लेक्स एलपीएन के लिए, आरएक्सपीएन के लिए और इंडिया में भी जो नॉरसेट देते हैं या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप हम इसको बहुत ही ईजी वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनमें बहुत डाउट रहता है कि क्या है लिवर सिरोसिस का कौन सा फंक्शन है, लिवर में कौन से फंक्शन होते हैं, सिरोसिस हो जाता है तब कैसा लिवर कौन से फंक्शन करने छोड़ देता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। पहले बात करते हैं जी लिवर की, नॉर्मल लिवर की। नॉर्मल लिवर में क्या होता है जी, हिपैटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है जी, जो नॉर्मल उसके सेल्स हैं। तो सिरोसिस में वो टिश्यूज परमानेंट तौर पर परमानेंटली स्कार बन जाते हैं, जैसे डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, लाइक वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो वो टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे कि हार्ड रॉक लाइक रिवर हो गया। जैसे आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा कि नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो स्कार फॉर्म बन जाती है, कि हार्ड पेबल्स बन जाते हैं, तो वो लिवर को हम बोलते हैं कि हार्ड रॉक लाइक लिवर हो गया जी। वो लिवर कैसा हो गया, हार्ड रॉक लाइक हो गया, स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना हार्ड हो गया कि उसमें से कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर सर्कुलेट हो रही, ठीक है जी। दैट्स द हार्ड रॉक लाइक लिवर, दैट्स द लिवर सिरोसिस, ठीक है जी। आगे इसके नॉर्मल लिवर के फंक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल लिवर में कौन से नॉर्मल लिवर कौन से काम करता है बॉडी में, कौन से उसके फंक्शन है। तो वो फंक्शन सिरोटिक लिवर नहीं करेगा, जो डिजीज वाला लिवर है वो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं अगर नहीं करेगा तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमको पेशेंट में देखने को मिलती है जी। पहला फंक्शन करते हैं कि लिवर क्या करता है जी, अल्बुमिन, बाइल एंड क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन करता है। सेकंड, डिटॉक्सिंग अमोनिया करता है, जिसको हम NH3 केमिकल फॉर्मूला के बोलते हैं। स्टोरिंग ग्लाइकोजन बोलते हैं जी। नेक्स्ट है जी ड्रग मेटाबॉलिज्म। वैसे और भी इसके फंक्शन हैं, लेकिन हम थोड़े जो मेन हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। अल्बुमिन बॉडी में क्या काम करता है जी, ये फ्लूइड को मेंटेन करता है ब्लड स्ट्रीम में। कैसे करता है जी, ये लीक होने से प्रिवेंट करता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से फ्लूइड को लीक होने से, सेपरेट ब्लड वेसल से बाहर निकलने से प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है जी, हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, बॉडी में एडिमा नहीं आता। इसको अब ब्रैकेट में भी लिखा है कि अट्रैक्ट्स द वाटर इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। सेकंड फंक्शन देखते हैं, ये हमारी बॉडी में इट ट्रांसपोर्ट्स द प्रोटीन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी बॉडी में इन सभी चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर लेके जाता है, ठीक है जी। अगर हमारी बॉडी में जैसे सिरोसिस वाले लिवर में क्या होगा जी, अल्बुमिन डिक्रीज हो जाएगा, तो पेशेंट को हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा जब आप उसकी लैब वैल्यू देखते हो। इसमें पेशेंट को एडिमा होगा जी, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करने वाला जो था वो चला गया। वाटर अट्रैक्ट नहीं होगा तो एडिमा हो जाएगा जी। और जब अगर वही फ्लूइड उसकी टमी में, उसके एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको एसाइटिस बोलते हैं जी, हम एसाइटिस। सेकंड फंक्शन हम बाइल को डिस्कस करते हैं। बाइल क्या करता है जी, बॉडी में जो भी फैट्स आती हैं उसको, जो फैट्स जो हम खाते हैं फूड, उसमें फैट होती है, उसको ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करके बॉडी में इजीली डाइजेस्ट करवाता है, जो डाइजेशन को फास्ट होता है फैट्स का। वही फैट्स हमारे कुछ विटामिन्स हैं जिसको हम फैट सोल्युबल विटामिन्स बोलते हैं, जैसे A, D, E के। हम इसको डैका भी बोल सकते हैं, इजीली याद करने के लिए आप इसको डैका भी बोल सकते हो, कि डैका के जो ये याद करने के लिए डैका, राइट। सो A, D, E के जिसको जैसे याद रहता है वो उसे याद, A, D, E के आपको याद रहता है तो ऐसे याद कर लो, आपको डैका याद रहता है तो डैका याद कर लो, आपकी जो आपको इजी लगता है। तो इन विटामिन्स को, फैट सोल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बाइल हमारे लिए जरूरी है, जो कि लिवर प्रोड्यूस कराता है जी। नेक्स्ट थिंग, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड बिलीरुबिन पड़ा है, उसको बाया बावल, बाया फीकल मटेरियल, ठीक है ना, बाहर निकाल देता है, जो एक्स्ट्रा होता है जी, ठीक है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का तो आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको निकालता है, राइट। एंड बिलीरुबिन क्या होता है जी, आपको ये भी पता होगा कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, वो एवरी 120th डे, जब उनके 120th डे हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी सेल्स का, वो एवरी 4 मंथ जो आज सेल प्रोड्यूस हुआ है वो नेक्स्ट 4 मंथ में, लाइक 120th डे पे
मतलब खत्म हो जाता है, लाइक वो एक्सपायर हो जाता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो बिलीरुबिन होता है। नॉर्मल लिवर में क्या होता है जी, नॉर्मल लिवर में जे बॉडी से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी कोलेस्ट्रॉल है, बिलीरुबिन है, एक्सक्रीट होता रहता है, ठीक है ना, निकलता रहता है बाहर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जे हमारा सिरोसिस लिवर वाले में क्या होगा, पेशेंट में बाइल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए डी ई के होगी जी, ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा एंड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाएगा, जिसको आप जॉन्डिस बोलते हैं। तो पेशेंट को जॉन्डिस वाले को आपको उसकी स्किन जॉन्डिस या जेलो पीले कलर की मिलती है जी, ठीक है, और हाई कोलेस्ट्रॉल मिलेगा पेशेंट में पेशेंट में ए डी ई के की डेफिशिएंसी मिलेगी आपको एंड हाइपरबिलिरुबिनिया जॉन्डिस सिक्लेरा, आपको पेशेंट का जो व्हाइट कलर का पार्ट है आईज का, वो आपको येलो कलर का मिलेगा जी, क्ले कलर्ड स्टूल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिटॉक्सिंग डिटॉक्सिंग अमोनिया NH3। तो नॉर्मल जो पेशेंट प्रोटीन डाइट खाता है उसमें ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस होता है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है जी तो अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है। तो वो अमोनिया नॉर्मल लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये लिवर है, ये अमोनिया है, नॉर्मल लिवर कन्वर्ट करता है जी यूरिया में। तो अगर ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया तो किडनी इसको यूरिन के थ्रू निकाल देंगी, ठीक है जी। किडनीज क्या करेंगी, इसको यूरिन के थ्रू निकाल देंगी, बॉडी से आउट कर देंगी। अगर अब ये मैंने रेड कलर का निशान डाला, अगर ये काम नहीं करता, लाइक सिरोसिस लिवर है, तो उसमें सिरोसिस वाला लिवर क्या करता है जी, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करता। तो अमोनिया का लेवल है जो बढ़ता रहेगा जी, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो फाइनल में हमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है, हीपैटिक इंसेफेलोपैथी आपको पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसके साइन एंड सिम्टम पेशेंट में एस्टेरेक्सिस आएंगी और कंफ्यूजन हो सकता है ब्रेन में सिम्टम, पेशेंट का मेंटल स्टेटस अल्टर हो सकता है जी, ठीक है, जिसको हम क्लाउडी ब्रेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जी, स्टोरिंग ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है जी, ग्लूकोज का ही सेकंड फॉर्म है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोल सकते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है जी, ग्लूकोज जो बॉडी में आप डाइट लेते हो, जो भी फूड खाते हो, जब शुगर खाते हो, तो उसमें शुगर, तो जो भी डाइट खाते हो उसमें शुगर है, तो वो शुगर जब बॉडी में जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो, तो इंसुलिन के कांटेक्ट में इंसुलिन क्या करता है जी, ग्लूकोज को यूज कर लेता है बॉडी में जितनी जरूरत होती है, जितनी हमें नीड होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है उसको बॉडी क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो ग्लाइकोजन को हमारा लिवर स्टोर कर लेता है एंड कुछ ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के, बॉडी के जो बड़े मसल्स हैं जैसे थाई मसल्स हो गया, उसमें स्टोर हो जाती है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। कभी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एनीवे उसको कोई फूड नहीं मिला 10 12 15 घंटों से और 20 आवर्स के लिए, तो वो ये इसको रिवर्स फॉर्म में यूज कर लेता है, लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में यूज कर ले सकते हैं हम। तो ये स्टोर हो गया ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन स्टोर हो गया जी लिवर में और मसल्स में। तो अगर हमारा लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है, उसका लिवर क्या करेगा, उसका लिवर उसको कन्वर्ट करने से मना कर देगा, उसको स्टोर करने से मना कर देगा। जो हमारा ग्लाइकोजन है वो बॉडी में, लिवर में स्टोर नहीं होगा। तो पेशेंट को जब कोई पेशेंट में कंडीशन आती है कि उसको शुगर चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, ग्लूकागोन का इंजेक्शन देते हैं। ग्लूकागोन का पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं ताकि जो बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में शुगर स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और हम उस ग्लूकोज को यूज कर लें। तो नॉर्मली ये होता है। लेकिन सिरोसिस वाला लिवर के पेशेंट में ये हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता ही नहीं है पेशेंट के लिवर में, तो हम ग्लूकागोन इंजेक्शन देंगे भी तो ग्लाइकोजन तो चाहिए हमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए। ग्लूकोज तो भी आएगा अगर हमारे पास ग्लाइकोजन होगा, तो ये चीज हमारे पास है ही नहीं है, स्टोर्ड ही नहीं है। तो ग्लूकागोन देंगे भी तो ग्लूकोज कहां से आएगा, जो मसल्स होंगे उसमें से आ सकता है। तो इसके लिए पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क में रह सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। इधर डिस्कस करना था तो इधर डिस्कस कर देते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या है जी, लिवर हेल्प करता है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पास फिब्रिनोजन आ गया जी, प्रोथ्रोम्बिन आ गया, एंड हम विटामिन के को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लिवर अगर बाइल प्रोड्यूस कर सकता है तो बाइल हमारे विटामिन के को अब्सॉर्ब कराने के लिए हेल्पफुल है। अगर बाइल नहीं प्रोड्यूस होगा तो विटामिन के भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। विटामिन के ब्लीडिंग के लिए हमारे अच्छा है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है जी।
तो फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है नॉर्मल लिवर का, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में लिवर क्या करता है, ड्रग्स, जो भी आप ड्रग्स लेते हो तो उनको प्रोसेस करके इजिली फॉर्म में तो ब्रेक डाउन कर देता है जी, इजिली प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन करता है, ताकि जो भी ड्रग्स ले हैं उसको मोर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी इजिली एक्सक्रीट कर सके आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना होने दे। ठीक है जी, तो क्या कहते हैं, लिवर मेक्स द ड्रग्स मोर सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड, आपकी बॉडी से जल्दी वो ड्रग काम करके निकल जाए। ठीक है जी, तो हमारे फंक्शन हो गए जी, हमारे नॉर्मल लिवर के फंक्शन है जी। अगर नॉर्मल लिवर में सिरोसिस लिवर आ गया, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का यानी कि बहुत ज्यादा कोई ड्रग्स लेने से, अल्कोहल लेने से, तो कौन सी ड्रग्स हमारे लिवर को सिरोटिक लिवर बनाती हैं, सिरोसिस वाला लिवर बनाती है, हम आगे डिस्कस करते हैं जी। तो ये हमारे फंक्शन थे नॉर्मल लिवर के, और ये हमारी पेशेंट की, सिरोसिस वाले पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसमें हार्ड रॉक लाइक लिवर बन जाता है, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है पूरी बॉडी में, और अब्डोमेन में एडिमा हो तो हम उसको एसाइटिस बोलते हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई के एंड हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा पेशेंट में। सिरोसिस वाले की बात कर रहे हैं। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, जिसको जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, स्किन जेलो पीली हो जाएगी। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें क्लाउडी ब्रेन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा जी पेशेंट में, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता, तो बॉडी में ड्रग टॉक्सिसिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि बॉडी में जो सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं होती, तो मेटाबॉलिज्म ड्रग्स का नहीं होता, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इजिली ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन हम लिख सकते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी, किसी भी ड्रग से, जो भी ले लो आप, जो ड्रग अमाउंट से ज्यादा थेरापेटिक लेवल से ऊपर जाएगी वो कोई भी ड्रग टॉक्सिसिटी करेगी। लेकिन ज्यादा ड्रग्स कौन सी टॉक्सिसिटी करती हैं, जो लिवर को जल्दी डैमेज करती हैं, आप देख सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। एसिटामिनोफेन, जिसको टाइनेलोल बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पेशेंट के लिवर के लिए डेंजरस ड्रग मानी जाती है, तो जिसको वो हो सकती है। सेकंड ड्रग हम क्या बोल सकते हैं कि एटोर्वास्टैटिन्स, जो ड्रग एंडिंग विद स्टैटिन्स, जो हम लिपिड लोअरिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हम आइसोनाइजाइड बोल सकते हैं, जो हम टीबी की ड्रग है, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। तो इसके अलावा लिथियम हो सकती है जी, फेनेटोइन हो सकती है, कोई और ड्रग्स भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमने कुछ 5-6 ड्रग्स डिस्कस की हैं। तो इसके आगे चलते हैं जी, ये थे हमारे नॉर्मल लिवर के फंक्शन और सिरोसिस वाले लिवर की कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है जी। तो हमने जहां पे फ्यू कॉजेस लिखे हैं, लाइक देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, देयर लॉट ऑफ देयर इज अ बिग नंबर ऑफ कॉजेस, राइट? So here's the first cause, we can say the chronic alcoholism, the patient using alcohol abuse, their alcoholic abuse जो होते हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म से अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो they are more prone to liver cirrhosis. And the next cause is hepatitis C and B. The specifically hepatitis C is the major factor responsible because B की हमारे पास वैक्सीनेशन भी है। And some hepatotoxic drugs like टाइनेलोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन बोलते हैं, मेथोट्रेक्सेट हो सकती है जी, आइसोनाइजाइड, स्टैटिन्स, दैट्स अ लोअर लिपिड लोअर एजेंट्स। आइसोनाइड जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है, मेथोट्रेक्सेट हमारे पास गाउट में भी चलती है, तो पेशेंट को कैंसर में भी चलती है जी। नसेड्स, जिसका डिक्लोफेनिक एक एग्जांपल रखा है हमने, तो ये भी कॉज करती है। देयर इज अ बिग नंबर, लाइक अदर भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट को लिवर सिरोसिस में कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज द सिस्टिक फिब्रोसिस, दिस इज द नेक्स्ट कॉज। सो हमने ओनली 4 और 5 कॉज लिखे हैं, देयर आर लॉट ऑफ मोर कॉजेस एज वेल। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ज्यादा कॉज पे फोकस नहीं करता आपको। नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में हम डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन। तो फर्स्ट सिम्टम है जी जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है? हमने देखा था कि पेशेंट को जॉन्डिस होने का कारण था हाइपर बिलिरुबिनेमिया, जिसका सेकंड नाम हाइपर बिलिरुबिनेमिया है। बिलिरुबिन का लेवल हाइपर हो जाता है जी, एमिया मींस ब्लड में हाइपर हो जाता है बिलिरुबिन। तो ये कहां से आता है? जो आरबीसीज है, आरबीसीज का जब ब्रेकडाउन होता है लाइक इन द स्प्लेनिक एरिया, और जब उसका ब्रेकडाउन जब लिवर में होता है समटाइम,
तो उस समटाइम जो से लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है, बिलीरुबिन जब प्रोड्यूस होता है उसको हमारे लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट को के पास बाइल की कमी होती है, लाइक ही इज अ डेफिशिएंट ऑफ बाइल। सो जो बाइल की डेफिशिएंसी है तो वो लिवर को बाहर निकालने में लाइक फेल हो जाती है, राइट। तो नो बाइल नो बिलीरुबिन एग्जिट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बिलीरुबिन का लेवल कंटिन्यूसली बिल्डअप होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है ब्लड में। तो उसका क्या होता है, हाइपर बिलीरुबिनिया, जॉन्डिस इसको हम बोलते हैं। पेशेंट का स्क्लेरा जो व्हाइट कलर का होता है तो आपको पीले कलर का मिलेगा, येलो कलर का मिलेगा। तो नेक्स्ट स्किन भी येलो कलर की मिलेगी। पेशेंट का डार्क यूरिन होगा एंड क्ले कलर स्टूल्स देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, ये क्या है जी, पोर्टल वेन कहां होती है, ये है जी सिरोसिस ऑफ लिवर। ये है हमारा नॉर्मल लिवर का पिक्चर है। इसमें क्या है जी, जो पेशेंट का ये वाला वेन है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये वेन पोर्टल वेन है जी, ये पोर्टल वेन है। तो ये क्या करती है, ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द जीआई ऑर्गन्स, जो जीआई के जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, स्टमक हो गया, वहां से जो न्यूट्रिटिव ब्लड है उसको लेके लिवर को देना होता है। लेकिन जो लिवर है उसमें बहुत आप बोल सकते हैं कि बहुत ये नोजुल टाइप का, एक स्टोन टाइप का हो जाता है, बहुत रॉक लाइक हो जाता है। वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं यहां से ब्लड लूं, तो पुश बैक होता है ब्लड, या इधर जाने की बजाय तो बैकअप फ्लो बन जाता है। तो इसका पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है जी, जिसको हम पोर्टल वेन हाइपरटेंशन बोलते हैं। कितना बढ़ जाता है, मोर देन 10 mmHg, मोर देन 10 mmHg, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेनस प्रेशर। क्या बोलते हैं जी, पोर्टल वेनस प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज होता है 1 to 4 mmHg। जब इससे ज्यादा बढ़ जाता है मोर देन 10, सो दिस इज अ पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ अ हार्ड रॉक लिवर डोंट एक्सेप्ट ब्लड एनीमोर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एसाइटिस, एसाइटिस क्या है, जो फ्लूइड ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ अल्बुमिन, डेफिशिएंट ऑफ अल्बुमिन बॉडी की कैविटी में चला जाता है, जिसको हम थर्ड स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो जब स्पेसिफिकली पेशेंट के एब्डोमेन में इकट्ठा होने लगता है तो उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस, फ्लूइड स्पिल्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेरिफेरल एडिमा, पूरी बॉडी में पेरिफेरी में एडिमा हो जाता है। क्यों हो जाता है जी, पेशेंट का हाइपोअल्बुमिन होना कॉज है, क्योंकि ये वाले पेशेंट्स में अल्बुमिन का कमी होता है। पेशेंट अल्बुमिन बाइल क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करता इनफ, जितने बॉडी को चाहिए, जब आप बोल सकते हैं बिल्कुल ही डेफिशिएंट हो जाता है। हाइपोअल्बुमिनीमिया, पेशेंट का जब ये जो अल्बुमिन कम हो जाता है, अल्बुमिन का क्या काम था जी, वाटर को अट्रैक्ट करके रखना, फ्लूइड को ब्लड वेसल में बांध के रखना। ये बांध के नहीं रखता तो वो स्पिल आउट हो जाता है। स्पिल आउट होता है जब पेरिफेरी में रहता है तो उसको पेरिफेरली एडिमा बोलते हैं जी, जनरल एडिमा भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, इसोफेगियल, इसोफेगियल बेरिसिस, ये क्या है, एक डेडली कंडीशन है। जो पेशेंट का इसोफेगस होता है, इसोफेगस में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वो ब्लड वेसल्स टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह इतनी एनलार्जमेंट हो जाती है, हमने लिखा है कि डेडली एनलार्जमेंट हो जाती है। उसमें आप पेशेंट में कभी भी फटने का इमरजेंसी कंडीशन रहता है, कभी भी पेशेंट के इसोफेगस के इंटरनल जो ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है जी। पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग आएगी, तो ये इस केस में पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग आती है तो यही माना जाता है कि पेशेंट की इसोफेजली बेरिसिस फट गई हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टिकिंग टाइम बॉम्ब थी, रप्चर हो गई हैं, एक्सप्लोड हो गई हैं जी। ठीक है, तो पेशेंट को एयरवे का भी रिस्क रहता है। जब पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो पेशेंट का एयरवे ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट है जी साइन एंड सिम्टम, हिपैटिक इंसेफलोपैथी। हिपैटिक इंसेफलोपैथी, लिवर मींस हिपैटिक, इंसेफलोपैथी मींस ब्रेन में पैथी हो गई, पैथी डिजीज हो गई है। क्या हो गया जी, जब कंटिन्यूअसली अमोनिया का लेवल बढ़ता जाता है, बिल्डअप होता रहता है। अमोनिया क्या है जी, अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, जो पेशेंट लाइक हाई एनिमल प्रोटीन डाइट लेता है, जो उससे बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देते हैं, जो बायो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, वो प्रोड्यूस होता है, ब्लड में कंटिन्यू बिल्डअप होता रहता है। जो नॉर्मल लिवर है उसमें क्या होता है जी, नॉर्मल लिवर में ये वाला लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया कन्वर्ट हो सकता है जी यूरिया में। तो वो यूरिया कहां जाता है जी, किडनीज के पास थ्रू ब्लड,
किडनीज क्या करते हैं जी, यूरिन के थ्रू उसको बॉडी से एग्जिट कर देती हैं। लेकिन इस केस में ये जो सिरोसिस ऑफ लिवर है, इसमें क्या है जी, अमोनिया को यूरिया में वो कन्वर्ट नहीं करता, वो उसको कन्वर्ट नहीं करता और वो ब्लड में ही रहता है, तो ब्लड में उसका लेवल धीरे 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 बढ़ता रहता है, तो पेशेंट के ब्रेन में जाके वो क्लाउडी ब्रेन कर देता है, जिसके हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं जी, जिसको हम देखेंगे कि पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को कॉमा हो सकता है, पेशेंट की एरिस्टेटिक्स मूवमेंट्स हो सकती हैं, पेशेंट को जब आर्म्स सीधे करने को बोलोगे वो उसके शेकिंग करता है, एरिस्टेटिक्स मूवमेंट्स करता है, वो लेग्स में भी होती हैं, आर्म्स में भी होती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसके और भी काफी साइन सिम्टम होते हैं, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, वॉमिटिंग इन ब्लड हो सकता है, और भी एंजियोडीमा, जो एक स्पाइडर एंजियोमा हो सकता है उसकी स्किन पे, एक जैसे स्पाइडर होती है उस शेप का पेशेंट का ब्लड वेसल्स के रप्चर होते हैं, तो उसका स्टेन्स दिखता है आपको, उसकी शेप का शेप का एंजियोमा देखने में आप नोटिस कर सकते हैं पेशेंट में। तो वो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हो सकता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर का डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। देयर आर अदर सो मेनी साइन एंड सिम्टम, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम फ्रॉम द एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं इसकी इंटरवेंशंस, कौन सी इंटरवेंशंस आपके लिए इन एनक्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जी। फर्स्ट इंटरवेंशंस, द नंबर 1 ट्रीटमेंट इज द लैक्टुलोज। लैक्टुलोज क्या है जी, एक मेडिकेशन है जो पेशेंट को डायरिया कॉज करती है, लूज स्टूल कॉज करती है, जिसमें हमारा पेशेंट का जितना लूज स्टूल जाता है जी, उतना ही अमोनिया पेशेंट का थ्रू द लूज स्टूल, थ्रू द फीकल मैटर बाहर निकलता रहता है, अमोनिया कम होता रहता है बॉडी में, तो हमारा इंसेफ्लोपैथी है, जो हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी है, वो ट्रीट होने लग जाती है। तो इसका साइड इफेक्ट भी है जी, साथ साथ लूज स्टूल के साथ साथ पेशेंट का पोटेशियम भी लूज करता है, सो लूज स्टूल लूज पोटेशियम, तो हाइपोकलेमिया का पेशेंट को रिस्क रहता है, हाइपोकलेमिया का, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, सो इसीलिए हमने इसको रेड कलर में डाला हुआ है जी, एंड वार्निंग साइन भी लिखा हुआ है। तो ड्रग जो लैक्टुलोज है जी, इफेक्टिवनेस कब पता लगता है कि ड्रग का काम बहुत अच्छा कर रही है बॉडी में, पेशेंट की इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या है जी, मेंटल स्टेटस इंप्रूव होने लग जाता है, जिसका पेशेंट को कंफ्यूजन है वो पेशेंट ठीक होने महसूस होता है, वो उसका अलर्ट ऑरियंट टाइम्स गुड होने लगता है, जैसे वो उसको कॉन्शियस होता है, पूछते हैं कि कहाँ पे हो, वो बोलता है मैं फलाने हॉस्पिटल में हूँ, बोलता है कि कितनी डेट है, इतनी डेट है, जो वो करेक्ट होने लग जाता है, कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है ना, उसका कंफ्यूजन लेवल है जो इंप्रूव होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल स्टेटस इंप्रूव हो गया, पेशेंट का इंप्रूव होने लग जाता है। नेक्स्ट ड्रग है जी बीटा ब्लॉकर्स, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, हमने वैसे ही डाला है नंबर 1 2 3 4, राइट, कोई भी इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स क्या है जी, इसका हमने एग्जांपल लिखा है कि प्रोपोनालोल, दैट्स द लोल वाले ड्रग्स क्या होते हैं जी, बीटा ब्लॉकर्स, जो हार्ट रेट एंड बीपी को दोनों को कम करते हैं। आपको ये पता है कि ये वाले लोल वाले जैसे नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हम अस्थमा में नहीं देते, क्योंकि वहां पे जाके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं जी, ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर को पोर्टल वेन प्रेशर को कम करने के लिए। जो पोर्टल वेन थी, जो हमने पढ़ा है कि पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है, इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग अच्छी रहती है, काम करती है, ठीक है जी, ये पोर्टल वेन प्रेशर को रिलीव करती है, कम करती है। नेक्स्ट ड्रग है जी नंबर 3 डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स सबको पता है कि क्या काम करते हैं, डबल कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि यूरिन की प्रोडक्शन डबल कर देते हैं, लाइक एक्स्ट्रा यूरिन निकलता है। तो हमने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, स्पिरिनलेक्टोन एंड फ्रूसेमाइड। तो स्पिरिनलेक्टोन क्या है जी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है वो क्या करते हैं जी, पोटेशियम को बॉडी में रखते हैं और बाकी सब उसको निकाल देते हैं, जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको निकाल देते हैं, वाटर कंटेंट को, एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है उसको बॉडी में से बाहर निकालते हैं। फ्रूसेमाइड क्या है जी, इसका साइड इफेक्ट क्या है, पोटेशियम को कम करता है बॉडी में, हाइपोकलेमिया करता है, पोटेशियम को रिटेन नहीं करता, मैंने रिटेन नहीं बोला, मैंने क्या बोला है जी, पोटेशियम को लूज करता है। लूप डायूरेटिक है, लूज एवरीथिंग। तो ये क्या है, तो नेक्स्ट ड्रग है जी एल्बुमिन आईवी, जो उसको हम आईवी देते हैं, तो इसका 5 से 25% तक चलता है। तो इसकी ये काम क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो इसका क्या मतलब होगा, जो ब्लड में वॉल्यूम है उसको बढ़ाने का काम करता है, जो आसपास में जो बॉडी में वाटर पड़ा है, जो फ्लूइड कंटेंट पड़ा है एक्स्ट्रा, उसको ब्लड वेसल्स के में इनसाइड इंटरेक्ट करके उसको वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है। तो ये ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है जी। तो इसको ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ये ब्लड वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या क्या हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। पेशेंट का
फ्लूइड ओवरलोड होगा, जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जैसे ब्लड लाइक आप कह सकते हो कि हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो उसमें आप पेशेंट के लंग्स में क्रैकल्स देखने, जैसे लंग्स में एडिमा देखने को मिल सकता है, उसमें सिम्टम आएगा कि क्रैकल्स हो सकती हैं। पेशेंट के जब आप अस्कल्टेट करके देखते हो तो क्रैकल साउंड्स आपको हियर करते हैं। तो हाइपरटेंशन हो सकता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकती है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। अगर पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस होगा तो हाइपोटेंशन हो सकता है। इधर हमने हाइपरटेंशन बोला है, इधर हाइपोटेंशन भी हो सकता है अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट, अगर पेशेंट के लंग्स में कोई फ्लूइड कम्युलेट हुआ तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज्निया जैसे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नर्स की वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जी, जब आईवी एल्बुमिन इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, सो बिफोर स्टार्टिंग द आईवी इन्फ्यूजन क्या करते हैं नर्स, तो नर्स मस्ट चेक द वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर हमारे पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल लिमिट में आते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, तो आपको क्या देखने में को मिलता है जी कि ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। सो ट्रीटमेंट हमारा आईवी एल्बुमिन इफेक्टिव है, गुड है, ठीक है जी। पेशेंट में हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्सेस यूजुअली देखने को मिलते हैं जी अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, क्योंकि फ्लूइड को अकम्युलेट करता है, ज्यादा गैदर करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है जी पैरासेंटेसिस। आपने थोरासेंटेसिस पढ़ा होगा, पैरासेंटेसिस सेम है ऑलमोस्ट। इसमें क्या है जी, जो अब्डोमेन है, अब्डोमेन से एक छोटा सा पंक्चर करके डॉक्टर क्या करता है जी, पंक्चर करके उसका फ्लूइड जो अब्डोमिनल कैविटी में पैरासेंटेसिस के थ्रू बाहर निकाल देता है, ड्रेन आउट कर देता है, ठीक है जी। तो ये आईवी लाइक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, रिमूव द फ्लूइड टू ट्रीट एसाइटिस, ठीक है जी। तो नर्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, मस्ट एम्प्टी द ब्लडर। अगर पेशेंट खुद कर लेता है तो वेरी गुड है, अगर अदरवाइज फॉली कैथेटर डाल देते हैं जी, फॉली से निकाल देंगे। नेक्स्ट, चेक पीटीआर, आईएनआर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो हमारा ऑलवेज ये रहता है कि जब भी पेशेंट को कोई सर्जिकल, कोई भी हम आईवी देते हैं, जब पेशेंट का कोई छोटा मोटा प्रोसीजर होता है, जब बड़ी सर्जरी होती है, तो नर्स का ये वाइटल रोल है कि उसने उससे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है उसकी लैब स्टडीज कि उसके लैब में कोई पीटी या आईएनआर या ब्लड क्लॉटिंग स्टडीज क्या बोल रही हैं, कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क तो नहीं है। इस केस में ब्लीडिंग रिस्क चेक करने के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज पेशेंट विटामिन के डेफिशिएंट है। तो अगर पेशेंट विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द देयर इज नो फैट्स, बिकॉज देयर इज नो बाइल, सो पेशेंट का विटामिन के बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो पेशेंट के क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के है तो पेशेंट ऑलरेडी डेफिशिएंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होगा। वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है उनको बनाने के लिए। बनाता कौन है जी, लिवर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट नंबर 6 इज द एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं जी, ये एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट के जैसे दो एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल लिखा है, रिफेक्सिमिन एंड नियोमाइसिन। सो ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं जी, जब प्रोटीन रिच डाइट, लाइक स्पेशली जब पेशेंट एनिमल प्रोटीन डाइट खाता है, उसमें से ज्यादा लाइक एज कंपेयर टू वेजिटेबल और अदर प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन से ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो उसमें क्या है जी, ज्यादा जब अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक्स लाइक बॉवल स्टरलाइजेशन कर देते हैं, उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जी। तो हमको देखने को मिलता है कि पेशेंट का अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, पेशेंट का अमोनिया अंडर कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। तो इससे क्या होगा जी, जो हमारी डिजीज कंडीशन थी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जो हमारी डिजीज कंडीशन है जी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या है जी, जो क्लाउडी ब्रेन था, जो कंफ्यूजन में था पेशेंट, कॉमा में जा सकता था, एस्टेरिसिस ये मूवमेंट्स थी, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स इज अ गुड एंड लैक्टुलोज आल्सो वर्क्स वेल। तो दो ड्रग्स हैं हमारे पास जो बहुत अच्छा काम करती हैं पेशेंट के अमोनिया लेवल को कम करने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम इंटरवेंशंस पे बात करेंगे, उससे पहले शॉर्ट एक बात कर लेते हैं। एनक्लेक्स एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी वाली ड्रग आपको होल्ड करनी है, कौन सी ड्रग, फॉर एग्जांपल डॉक्टर लिखता है कि लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, कोई और भी डिजीज हो सकती है, समटाइम पेशेंट को 2-3 डिजीज हो सकती हैं एक ही क्वेश्चन में, तो कौन सी ड्रग देंगे। फॉर एग्जांपल आइसोनाइजर, पेशेंट को टीबी का कोई सिम्टम आता है तो क्या आइसोनाइजर देंगे या नहीं देंगे। सो ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली एनक्लेक्स आरएन में, क्योंकि एनक्लेक्स आरएन में कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आता है।
तो वह आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में पास ही होंगे, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पास होगे या नहीं होगे। अगर आप रट्टाफिकेशन लगा के जाते हो कि इसको रट लेते हैं तो पास हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, आगे करते हैं। आगे क्या है, मैंने कुछ गोल्डन पॉइंट्स निकाले हैं जो पेशेंट की टीचिंग के लिए और सम इंटरवेंशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम पहले से करते हैं जी, यहां से लगते हैं। नो न्यू एनजी ट्यूब, हम कभी भी पेशेंट में न्यू एनजी ट्यूब नहीं डालते। अगर पहले डली हुई है तो वो डॉक्टर का डिसीजन है। अगर कोई वेरिसेल्स नहीं है तो निकालनी है या रखनी है वो डॉक्टर का डिसीजन होता है। अगर अच्छी चल रही है, वेरिसेस का कोई रिस्क ज्यादा नहीं है, लाइक कोई ब्लीडिंग सिम्टोमेटिक नहीं है पेशेंट, तो वो वहां पे रहेगी। ठीक है ना जी, तो नो न्यू एनजी ट्यूब। न्यू एनजी ट्यूब क्या कर सकती है जी, वेरिसेस को रप्चर कर सकती है जिससे पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क है, जिसको टिकिंग टाइम बॉम्ब बोलते हैं। वेरिसेस जो ईसोफेजियल वेरिसेस है जी, टिकिंग टाइम बॉम्ब है जी। ये एक तरह का बॉम्ब है, कहीं भी जब एनजी ट्यूब डालेंगे तो वहां पे रप्चर हो सकता है, बिकॉज दे आर रेडी टू एक्सप्लोड। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रेडी होती हैं एक्सप्लोड होने के लिए, बहुत ज्यादा प्रेशर भर जाता है उनमें। ठीक है जी, तो कैन इफ न्यू एनजी ट्यूब डालते हैं तो वो क्या हो सकता है जी, इसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हो सकते हैं एंड अनवांटेड यहाँ पे हमारे को पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है जी। ठीक है जी, यहाँ पेशेंट में ब्लीडिंग आ सकती है। नेक्स्ट, अगर ब्लीडिंग होती है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है हमारी एनजी ट्यूब से डालने से, विदाउट डालने से भी कोई ऐसा वेरिसेस ब्लीडिंग हो जाता है इन केस, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है जी, पेशेंट में पहले सिम्टम आएंगे, पेशेंट वॉमिटिंग आएगी, उसमें ब्लड आएगा, आपको ब्लड देखने को मिलेगा, आपको मलीना भी देखने को मिल सकता है। प्रोटेक्ट द एयरवे इफ वेरिसेस रप्चर्ड, तो कैसे करेंगे जी, पेशेंट को राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे, पेशेंट को राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे। तो एंड उसके वाइटल साइन चेक करें। वाइटल साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा जी, आपको पेशेंट का बीपी हाइपोटेंशन में मिलेगा जी। पेशेंट का बीपी क्या होगा जी, फॉल होगा। हार्ट रेट ओपोजिशन में चलता है, हार्ट रेट क्या होगा जी, टैकीकार्डिया। और रेस्पिरेटरी रेट भी आपको टैकीपीनिया में मिल सकता है जी। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द एयरवे एट योर, दिस इज योर प्रायोरिटी। एंड द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास एक बलून टेम्पोनेट है, एक बलून टेम्पोनेट है जिसमें एक टेम्पोनेट डाला जाता है पेशेंट के अंदर ईसोफेजियम में। उसमें क्या है, एक बलून टाइप होता है, वो उसको प्रेस कर देता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है जी, हाँ, लेकिन इमरजेंसी के लिए पेशेंट की बेड साइड पे हम एक सीजर रखते हैं। अगर कोई अबनॉर्मलिटी डलती है उसमें आती है तो कोई इमरजेंसी होती है तो उसको काट के निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हम पेशेंट की स्ट्रेनिंग एक्टिविटी है, बिगरस एक्सरसाइज है, हम बिगरस कोई एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, विग्रस एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो पेशेंट के लीवर पर प्रेशर डाले, पोर्टल वेन पे प्रेशर डाले और ईसोफेजियल वेरिसेस पे प्रेशर डाले, वो एक्टिविटी हम टोटली अवॉइड करते हैं जी। ठीक है, तो दिस कैन बी प्रिवेंट ब्लीडिंग, डिक्रीज द प्रेशर ऑन लिवर एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑन पोर्टल वेन एज वेल। ठीक है जी, नेक्स्ट, अवॉइड एनिमल प्रोटीन्स, लाइक हमने ज्यादा रेड मीट्स अवॉइड करने हैं जी। पेशेंट अगर लेना चाहे तो दूसरा विदाउट एनिमल प्रोटीन्स ले सकता है, वो भी कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेगा। जितनी अमाउंट में प्रोटीन लेगा पेशेंट उतना ही अमोनिया ज्यादा बढ़ेगा जी, उतनी ही हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी बढ़ेगी हमारे पेशेंट में। सो टेक लो प्रोटीन डाइट। हम कभी भी, एक एनक्लेक्स का ट्रैप है जी, अगर वो आपको बोलता है कि प्रोटीन को जीरो कर दो, हम कभी भी जीरो नहीं करते, कभी भी जीरो नहीं करते। पेशेंट की इम्यूनिटी के लिए, पेशेंट की मसल्स के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फूड पार्ट, लेकिन आप लो अमाउंट में देंगे। उसकी दूसरी साइड में हमारी पेशेंट की मेडिसिन भी चल रही हैं जो अमोनिया को कम कर रही हैं। तो जो जब हम अवॉइड एनिमल प्रोटीन्स और लो प्रोटीन डाइट, सो टू डिक्रीज द अमोनिया लेवल्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं जी, लो सोडियम, लो फ्लूइड्स, नो अल्कोहल। तो इसका हमने बनाया कि लो सोडियम लो, लो फ्लूइड्स लो, नो अल्कोहल तो बिल्कुल क्विट कर देना है जी। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स आते हैं अल्कोहल के, लाइक अल्कोहल का विथड्रॉल आता है, तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू विथड्रॉल चलेगा जी। लो, अगर लो सोडियम,
तो लो और नो एडिमा, ठीक है जी। नो अल्कोहल नो असाइटिस, तो ऐसा चलता है। अगर लो सोडियम लो फ्लूइड्स एंड नो अल्कोहल, लो एंड नो एडिमा और नो असाइटिस, हमारे पेशेंट में असाइटिस कम हो जाएगा, एडिमा पेरिफेरल जो था वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, no टाइलेनोल। टाइलेनोल is the number one worst drug in the category of the worst drug for especially for the liver. So no टाइलेनोल, take lactulose। हमारा स्टूल्स का क्या फ्रीक्वेंसी गोल होता है जी, 2 to 3 times a day and monitor the potassium। ये लूज स्टूल्स एंड लूज पोटाशियम। तो पेशेंट को हाइपोकलीमिया का रिस्क हो सकता है जी। पेशेंट को किस चीज का रिस्क हो सकता है जी, हाइपोकलीमिया। एंड अचीव योर गोल। दोबारा चलते हैं जी। नो टाइलेनोल, टेक लैक्टुलोज, स्टूल 2 to 3 times a day, मॉनिटर पोटेशियम, अचीव योर गोल, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर पेशेंट की लिवर बायोप्सी होती है, कोई लिवर बायोप्सी का प्रोसीजर डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो पेशेंट को पोजीशन पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपको डिफरेंट पोजीशन बताएगा जो आपने सुनी भी नहीं होती, जो आपकी फेवरेट भी नहीं होती। वो जानबूझ के आपको बड़ा नाम डालने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट जल्दी ट्रैप में आ जाए, ठीक है जी। लेकिन आप में ट्रैप में आने की कोई बात नहीं है। दिस इज सो सिंपल, सो इजी। सो पुट प्रेशर ऑन, जिस साइड में लिवर है, ऑन लिवर, राइट साइड लाइन पोजीशन, प्रिवेंट ब्लीडिंग। जहां की साइट है राइट साइड में अपने लिवर है पेशेंट के, तो राइट साइड में हमारे लिवर है, तो राइट साइड वाली साइड में आपको पोजीशन देनी है। हो सकता है आप पिल्लो भी लगा सकते हो, पिल्लो से प्रेशर डाल सकते हो, पिल्लो लगा के उस साइड में पोजीशन लगा दो जी। नेक्स्ट, measure abdomen circumference and put the and patient weight and head of the patient always elevated, because patient का कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं जी, पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में क्या है जी, जो फ्लूइड निकाल रहा है तो नीचे ग्रेविटी की यूज करके हम पेशेंट का फ्लूइड नीचे को गिरता है जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग में हो सकता है, ठीक है ना। तो ईच शिफ्ट हमने मेजर करना होता है कि पेशेंट का सरकमफ्रेंस कितना हो गया जी। ये भी खास ध्यान मतलब माइंड में रखने वाली बात है। कभी भी हम एक ही उसमें पूरे का पूरा फ्लूइड कभी नहीं निकालते, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है जी। पेशेंट को साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे उस प्रोसीजर के। नेक्स्ट, सॉफ्ट टूथब्रश, इलेक्ट्रिक रेजर। सॉफ्ट टूथब्रश क्यों देते हैं जी, ब्लीडिंग का रिस्क है अगर हार्ड टूथब्रश दोगे। इलेक्ट्रिकल रेजर, ये भी अगर आप सिंपल रेजर ब्लेड से उसने कोई बियर्ड कट करना है, कुछ भी करना है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क हाई है जी। इसमें इस डिसीज में नंबर 1 कॉज है, नंबर 1 डेंजरस थिंग है ब्लीडिंग। मॉनिटर ब्लड इन स्टूल्स। अगर कोई मलीने का चांसेस है तो आप गैस कर सकते हो कि पेशेंट का या तो बेरिसेल्स में गड़बड़ है, या पोर्टल हाइपरटेंशन, या फिर कहीं और जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग है जी। ट्रिम द फिंगरनेल्स। फिंगरनेल्स क्यों ट्रिम करने हैं, पेशेंट को इचिंग बहुत होता है जी। जो भी हमारी बॉडी के में आता है, जो लाइक नॉर्मल लिवर में जो अबनॉर्मल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, इस लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में जो लाइक वेस्ट मटेरियल है स्किन में आ जाता है, बाहर नहीं निकलता जी। नेक्स्ट, नंबर 10, कूल मिस्ट क्लोथ फॉर इचिंग स्किन। तो इच स्किन के लिए क्या करते हैं जी, हम कोई ठंडा कूल मिस्ट क्लोथ देते हैं पेशेंट को, तो उस पर कवर कर लेता है, तो उससे पेशेंट को इचिंग कम होती है। नेक्स्ट, कोई क्रीम लगा सकता है, जैसे कैलामाइन लोशन लगा सकता है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, कोई उसको और प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। लेकिन हम कभी भी जो अनब्रोकन एरिया है उस पर कभी भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते जी, बिकॉज वो ब्लड में चला जाएगा। हमको ब्लड में जरूरत नहीं है उसकी, हमको उसको टॉपिकल जरूरत है। तो ये था जी हमारा लिवर सिरोसिस पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगा हो, हमने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, तो हमें उम्मीद है कि आपको एनक्लेक्स आरएन में अगर ये टॉपिक आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी है कि एनक्लेक्स एग्जाम में कोई ये नहीं है कि सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है अनइंपॉर्टेंट भी आ जाते हैं, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से ये लिवर सिरोसिस एक है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का बहुत रिस्क है। आपका एयरवे एंड ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तीनों का रिस्क रहता है, क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होगा तो आपका एयरवे भी कंप्रोमाइज होता है, एयरवे की भी प्रॉब्लम आती है। हमने देखा था कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आएगा अगर पेशेंट को
लाइक अल्बुमिन देते हैं तब भी आता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है जी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे इस चैनल पे अपना नंबर ड्रॉप कीजिए और हमारे गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको हेल्प करेंगे जितना हो सके, मैक्सिमम हम आपकी एनक्लेक्स पास करने के लिए हेल्प करेंगे जी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।